सेट नंबर 69 इतिहास के क्वेश्चन प्रैक्टिस का आज हमारा होगा। और सेट नंबर 69 में जो हम बात कर रहे हैं, इस समय हमारा जो टॉपिक शुरू हो चुका है, आप देख ही रहे होंगे। पिछले सेट में 68 वाले सेट में हमने जो साम्यवादी आंदोलन था उसकी चर्चा की थी। यहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें क्रांतिकारी आंदोलन का जो महत्व था, यहाँ जहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सब का जो रोल है उस पर यहाँ चर्चा होगी। और आज के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं। उम्मीद है आप लोग पीछे जाकर के सारे सेट देख रहे होंगे, उसका अभ्यास कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन मिल रहे होंगे, आंसर मिल रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन मिल रहे होंगे। तो चलो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सेट नंबर 69 की प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1900, पिछले 68 के लेक्चर में, 68 की प्रैक्टिस सेट में राजेश जी आपने सारे आंसर बहुत सही दिए थे। सारे आंसर आपके बिल्कुल सही थे। वेरी गुड, मेहनत करते रहिए। बाकी लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें। आपके मैसेजेस हम टाइम टाइम पर चेक करते रहते हैं, तो इससे पता चलता है आप कितने एक्टिव हैं। आप जब एक्टिव रहते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो हमारा भी मन करता है कुछ नया करने का। ठीक है, तो बाकी लोग भी पार्टिसिपेट किया करें। कुछ क्वेश्चन जब इसमें पूछा जाया करें उसमें भागीदारी किया करें। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? देखो, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की जो नींव है वो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये कई चरणों में आगे बढ़ा है और हर एक चरण में एक नया, इसमें कुछ नया स्वरूप इसका दिखाई पड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का वो चरण है जब गांधी जी का प्रवेश हो चुका है राष्ट्रीय आंदोलन में। और ये जो 1923 की जो घटनाएं हैं, 23 से 28 के कार्यकाल में, ये पहले इस प्रश्न का उत्तर हम दे दें, उसके बाद फिर इस पर हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड तैयार करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी इस सीरीज का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि आपको हम आंसर बताएं, इवन इसके माध्यम से हम आपके इतिहास का एक थोड़ा सा आपका समीक्षा कर पाए, उसकी व्याख्या कर पाए, कम से कम जो टॉपिक क्वेश्चन में आ रहे हैं उनके बारे में आपको हम विस्तार से बता पाए। अदरवाइज इतिहास एक व्यापक सब्जेक्ट है, विधिवत इसका जब अध्ययन करते हैं तभी डेप्थ जानकारी मिलती है। उसके लिए अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, आप इंक्वायरी नंबर पर जाकर के और ज्यादा डिटेल्स के लिए बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? सबसे पहले ये हमारे सामने क्या, जैसे ही हमारे सामने प्रश्न आता है हम प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1923 के 23 से लेकर के 28 के समय में भारत की राजनीति में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी थी, इसका कारण क्या था, है ना? ये आप देखेंगे इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो ये वो दौर है जब क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। क्रांतिकारी गतिविधियां क्या होती हैं? ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हिंसा का प्रयोग किया जाता है, वायलेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए क्रांतिकारी गतिविधियों को गांधी जी का समर्थन नहीं मिला था, क्योंकि गांधी जी का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो अहिंसा पर आधारित था। लेकिन ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, इनका भी उद्देश्य देश को आजाद कराना था, ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था, लेकिन इनकी जो कार्यप्रणाली है वो कांग्रेस से, गांधी से थोड़ी अलग थी। ये क्रांति के द्वारा, हिंसा के द्वारा परिवर्तन का समर्थन करते थे। तो ये क्या कारण था कि 23 से 28 के ये जो 5 वर्ष हैं, इन वर्षों में बहुत तेजी से इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि आई भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में? इसका आंसर आपको देना है। और अगर आपने कल का सेट देखा होगा तो इसकी व्याख्या हमने कल ही कर दी थी। इसीलिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, प्लीज वो पीछे जाकर के सारे जो आपके प्रैक्टिस सेट है उसको देख लें। अभी जो एग्जाम होने हैं, इनके बाद जो आगे एग्जाम होने हैं, सभी प्रकार के एग्जाम जहां भी इतिहास से प्रश्न आएंगे, ध्यान दीजिएगा, हम बार बार आपको दोहरा रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, इवन जीएस की परीक्षा हो, आईएएस और पीसीएस जैसे जो लेवल के जीएस के एग्जाम होते हैं, उनके जो 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 क्वेश्चंस होते हैं इतिहास के, वो भी इसी लेवल के होते हैं। आप देखेंगे कि टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चन जीएस में रिपीट किए जा रहे हैं। तो इतिहास विषय से किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इस प्रश्न में पहला ऑप्शन है
हरदयाल एवं लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। आपको बताना है भारत की राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की वृद्धि क्यों हुई थी 1923 से 28 के कार्यकाल में। ठीक है, पहला कारण बताया गया है हरदयाल एवं लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। ऑप्शन बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ऑप्शन सी, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। और ऑप्शन डी, भारतीय मांगों का अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। बिल्कुल स्पष्ट इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, घटना आप जानते ही हैं, पीछे कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ, तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस वालों को थाने में जलाए जाने की घटना के बाद गांधी जी आहत हुए और इसी के विरोध में इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखो, असहयोग आंदोलन का स्वरूप आप जानते ही हैं, यह भारत का पहला जन आंदोलन था और भारत का पहला जन आंदोलन होने की वजह से विशाल जन समुदाय इस आंदोलन से जुड़ चुका था और उसे गांधी जी की नीतियों पर काफी विश्वास हो चुका था। गांधी जी ने इससे पहले सत्याग्रह का कई बार प्रयोग किया, सफल हुए। तो भारत का युवा, भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, भारत के वो लोग जो ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना चाहते थे, वे सभी गांधी पर विश्वास करने लगे थे और इसी विश्वास के तहत उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से वे जुड़े। ठीक है, देश के कोने कोने से लोग गांधी के साथ हुए। लेकिन जब भारत का यह राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय इस एक घटना के कारण जब गांधी ने संपूर्ण आंदोलन को स्थगित कर दिया, वास्तव में ये भूल थी। ये आंदोलन अगर स्थगित ना होकर के इसमें थोड़ा सा परिवर्तन संशोधन करके आगे चलता रहता, तो शायद इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों का आरंभ नहीं होता और भारत का जो स्वाधीनता का जो एक कार्यक्रम है वो विलंब से नहीं होता। तो जो असहयोग आंदोलन था, इसे जब स्थगित कर दिया गया, ये वो दौर था जब जो राष्ट्रीय चेतना है वो चरम पर थी। भारत में राष्ट्रीयता का उदय हो चुका था। राष्ट्रीय, इससे पहले आप देखते हैं क्षेत्रीय आंदोलन का प्रचलन था, लेकिन ये राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाना गया। ऐसे में निराशा बहुत हुई, खासतौर से जो युवा थे वे निराश हो गए और जब वे निराश हो गए तब उनका गांधीवाद से मोह भंग हो गया। अब उन्होंने कहा कि अब गांधीवाद की जो अहिंसा की नीति है, इससे हमें कभी भी स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन युवाओं ने क्रांति का, हिंसा का मार्ग अपनाया और इसके बाद बहुत तेजी से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की वृद्धि हुई। तो ये जो 23 से 28 का समय है, इसमें भारतीय राजनीति में जो क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति हुई है, इसमें सबसे सटीक और मुख्य कारण इनमें गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन ही माना जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 2, मुजफ्फर अहमद एस ए डांगे। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे इस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन के हैं कि जिन क्रांतिकारी नेताओं के नाम आप सुनते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को, उन सब के बारे में यहाँ कहीं ना कहीं संक्षिप्त में नाम आएगा, उनके कार्यों के बारे में, उनका योगदान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग। तो मुजफ्फर अहमद एस ए डांगे, शौकत उस्मानी एवं नलिनी गुप्ता, ये जो कुछ नाम है यहाँ पर क्रांतिकारियों के, ये सब कौन है? ये क्रांतिकारी हैं। ठीक है, तो पूछा गया है इन सभी का नाम ये सभी किस षड्यंत्र के तहत कैद किए गए थे? अंग्रेजों ने इन सभी को, किस किस को? मुजफ्फर अहमद को, एस ए डांगे को, शौकत उस्मानी को, नलिनी गुप्ता को किस षड्यंत्र के लिए कैद किया था? ठीक है, कौन सा षड्यंत्र का केस इन पर चला था? ये बहुत प्रश्न आते हैं, टैली करने के लिए, कूट बनाने के लिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अलग अलग केस से के तहत अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें सजा दी अंग्रेजों ने। तो ये जो नाम है, इन्हें इनमें से किस केस के तहत शामिल किया गया या किस केस के तहत इनको सजा दी गई थी, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, ए काकोरी रेल डकैती, बी चटगांव शस्त्रागार पर छापा, सी मेरठ षड्यंत्र कांड या मेरठ षड्यंत्र केस, और डी कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। ये बोल्शेविक का नाम और इसका मतलब हम आपको बता चुके थे, कल का एपिसोड जिसने देखा होगा समझ गया होगा बोल्शेविक का संबंध किससे है।
तो आपको बताना है कि ये जो नाम है, इन्हें किस षड्यंत्र के तहत ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था। का आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के तहत इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और इन चारों को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, 4 वर्ष का कारावास। ठीक है, 4 वर्ष का कारावास देने की सजा इन चारों को सुनाई गई थी। ये जो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड है, वास्तव में इसका संबंध किससे है, ये भी कल की व्याख्या में, हर एक एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका संबंध कहीं ना कहीं किससे था? इसका संबंध था साम्यवादी क्रांति या कम्युनिस्ट क्रांति से। साम्यवाद के बारे में कल मैंने बताया था आपको। तो साम्यवादी क्रांति या साम्यवादी जो आंदोलन है, उससे ये जुड़ा हुआ था केस, और कानपुर में ही इसका केंद्र था, इसलिए कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र, क्योंकि बोल्शेविक का नाम ही साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। कहां से आया ये नाम, जल्दी से बता देना कमेंट करके। ये बोल्शेविक नाम का मतलब क्या है, बोल्शेविक वर्ड किस देश से ग्रहण किया गया, इसका मतलब क्या है बोल्शेविक का, जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये जो बोल्शेविक कानपुर का बोल्शेविक षड्यंत्र केस है, ये साम्यवादी आंदोलन या कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और इसी के तहत आरोप लगा करके अंग्रेजों ने इन चारों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप लगाया गया कि ये साम्यवादी क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं और ब्रिटिश सम्राट की जो सत्ता है उसको समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा आरोप लगा करके अंग्रेजों ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है भाई, और ये जो घटना हुई थी ये 1924 को हुई थी। ये वाली जो घटना है ना, ये 1924 की घटना है, तब इनको गिरफ्तार किया गया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन एक वर्ष 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस में शामिल नहीं था? बिल्कुल वही प्रश्न, अलग अंदाज में जो पीछे आपने पढ़ा था। 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस, चाहे इसको कानपुर षड्यंत्र केस कहिए, चाहे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस कहिए, एक ही बात है। आपको बताना है इन 4 में से कौन शामिल नहीं था। बहुत आसान है, इस प्रश्न का आंसर पिछले क्वेश्चन से मिल जाएगा। देखो यहाँ कौन सा नाम नहीं है, एस ए डांगे मुजफ्फर अहमद हैं, एस ए डांगे हैं, शौकत उस्मानी है, नलिनी गुप्ता हैं। इन चारों के अलावा जो 5वां नाम इसमें समझ में आए, समझो वही आंसर है ना। कितनी अच्छी ट्रिक। कई बार ऐसा होता है, कई बार एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें देखी गई हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर में ही एक प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न दे देता है। ये तभी होगा जब आप कंसंट्रेट करेंगे और आराम से उसको कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, तब ऐसा आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर मिल गया होगा। इनमें कौन सा ऐसा है जिसका संबंध कानपुर षड्यंत्र केस से नहीं है? तो आंसर वही है जो पिछले क्वेश्चंस में ऑप्शन में नहीं थे। ठीक है ना, ए मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी और डी एम ए अंसारी। जी हाँ, एम ए अंसारी इसका सही आंसर होगा। पीछे चारों ऑप्शन में एम ए अंसारी का नाम नहीं था, ये कानपुर षड्यंत्र केस में शामिल नहीं थे। ठीक है ना, तो एम ए अंसारी कानपुर षड्यंत्र केस में शामिल नहीं थे और इन पर भी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि ये इस केस में शामिल थे ही नहीं। बाकियों पर केस चलाया गया और इन्हें 4 वर्ष की सजा भी दी गई थी। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आ गया। ये क्रैश कोर्स का एक बार और, क्योंकि इस समय एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम आ रहे हैं इतिहास विषय से। यूपी पीजीटी का आ रहा है, नेट जेआरएफ का आ रहा है, राजस्थान का आ रहा है, अलग अलग एग्जाम्स आ रहे हैं। यूपी पीसीएस अक्टूबर में होना है। तो जो बच्चे इन एग्जाम्स को फेस करने वाले हैं और वे चाहते हैं कि इतिहास से आने वाले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन उनके गलत ना हो, तो उनके लिए ये 65 डेज का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। मात्र 499 रुपीज में आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इससे जुड़ करके इसका लाभ उठाया है। बच्चों के ओपिनियन बता रहे हैं कि इससे उनको काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। बेहद कम समय में पूरे इतिहास का उनका रिवीजन हो जा रहा है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर बहुत दिनों तक आप ना पढ़ें तो भूल जाते हैं, लेकिन इतने बड़े सिलेबस का बार बार रिवीजन करना भी आसान नहीं होता। इसी बात को आसान बनाने के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स आपके लिए चलाया जा रहा है। तो जो लोग इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे
जो इंक्वायरी नंबर है उस पर और ज्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 4। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? नाम देखिए क्या है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और केस कौन सा है? काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस से तो आपका परिचय होगा ही इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, खासतौर से क्रांतिकारी आंदोलन में काकोरी षड्यंत्र केस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये जो काकोरी षड्यंत्र केस है, वास्तव में ये एक ऐसी घटना थी जिसने अंग्रेजों को यह बता दिया था कि भारत के क्रांतिकारी की जो शक्ति है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। थोड़ा सा काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, ये जो भारत का जो क्रांतिकारी चरण आप पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत होती है किससे? इसकी शुरुआत होती है 1924 में गठित एक संगठन से, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम था? आगे क्वेश्चन आएंगे, याद रखो। 1924 में एक संस्था का गठन होता है जिसे शॉर्ट में कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। ठीक है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना में किस किसका योगदान था? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना 1924 में की। और HRA की शाखा स्थापित, ब्रांच या संस्था स्थापित होने के बाद 1 वर्ष के अंदर ही, तारीख थी, याद कर लीजिए, 9 अगस्त। ये किसकी तारीख हम बात कर रहे हैं? काकोरी घटना की। 9 अगस्त 1925 का वो दिन था जब इसी HRA के सदस्यों ने, क्रांतिकारी युवाओं ने काकोरी कांड किया। और इस काकोरी कांड के तहत इन्होंने क्या किया? इन्होंने लखनऊ सहारनपुर रूट पर चलने वाली ट्रेन को, जिसका नाम था, ये सारी चीजें पूछी गई हैं इस काकोरी षड्यंत्र से। ठीक है, कौन सा रूट था? लखनऊ संभाग। ठीक है, लखनऊ सहारनपुर रूट था ये। लखनऊ से सहारनपुर और सहारनपुर से लखनऊ, इस रूट पर ये ट्रेन चलती थी। तो लखनऊ सहारनपुर संभाग पर चलने वाली ट्रेन का नाम था 8 डाउन। एक एक फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, इस 8 डाउन ट्रेन जिसमें कि सरकारी खजाना भरा हुआ था। सरकारी खजाना यानी कि ब्रिटिश खजाना। क्रांतिकारी मानते थे कि ये खजाना भारत का ही है, जिसको लूट लूट करके अंग्रेजों ने खरीद लिया है, और इसी खजाने से वे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा करके भारतीयों पर अत्याचार करते हैं। तो क्रांतिकारियों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, HRA के संगठन को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या चाहिए था? हथियार चाहिए थे। अब हथियार पैसे से आएंगे तो पैसा कहां से आएगा? इसीलिए इन्होंने योजना बनाई, और जैसे इनको खबर मिली कि इस ट्रेन में बड़ी मात्रा में सरकारी खजाना जा रहा है, इन्होंने 9 अगस्त 1925 को रास्ते में ही इस लखनऊ सहारनपुर संभाग पर चलने वाली 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया और उसको लूटा, सरकारी खजाने को लूटा। और इस सरकारी खजाने में बहुत सारे क्रांतिकारी लूट में शामिल थे, जिनमें से 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इन 29 क्रांतिकारियों में से नाम ध्यान में रखिएगा कौन कौन। इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, 4 नाम मैंने यहां पर लिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन 4 को फांसी की सजा दी गई। बात समझ में आ रही है? इन 4 को काकोरी षड्यंत्र केस में सम्मिलित होने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दे दी, और चंद्रशेखर आजाद इसमें बच गए थे। चंद्रशेखर आजाद जो कि इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित थे, ये इस घटना से बच निकल गए थे। बाकी ये पूरा संगठन
इसी षड्यंत्र केस के तहत समाप्त हो गया। जब अंग्रेजों ने इस पर लगाम कसी तो ये पूरा का पूरा संगठन धीरे धीरे समाप्त हो गया और इसके बाद ही फिर एक दूसरा संगठन स्थापित किया गया जिसकी बात आगे की जाएगी। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र केस के तहत इन 4 नेताओं को फांसी दे दी गई। इनमें से एक नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। पूछा गया है राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। ठीक है भाई, ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी कानपुर और डी लखनऊ। ठीक है, ये आपको 4 में से बताना है कि कहां पर इनको फांसी दी गई थी। तो इनको जो फांसी दी गई थी उस शहर का नाम है बी गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी और इनके साथ 2 और क्रांतिकारियों को भी फांसी दी गई थी। समय था 19 दिसंबर 1927। ठीक है ना, 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दे दी गई। और ये जो इस केस के तहत जो फांसी दी गई थी उनमें एक मुसलमान नाम था अशफाक उल्लाह खां। ध्यान दीजिएगा, अशफाक उल्लाह खां का नाम ऐसे प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी के रूप में दिया जाता है जिन्हें रजिस्टर्ड फांसी पर लटकाया गया। ये पहले ऐसे रजिस्टर्ड क्रांतिकारी मुस्लिम युवा थे जिनको फांसी दी गई थी। ये भी अपने आप में एक फैक्ट हो सकता है। आगे बहुत ध्यान से समझिएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या मिल गया आपको? गोरखपुर। विस्तार से बताया हमने ताकि इससे संबंधित कोई और प्रश्न आगे बने तो आपको समस्या ना आए। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? क्योंकि काकोरी केस में जो युवा गिरफ्तार किए गए थे उन पर केस चलाया गया था, उनके बचाव पक्ष के लिए भी तो एक समिति बनाई गई ना भारतीयों की तरफ से, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की तरफ से। तो आपको बताना है कि उस समिति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, ए आचार्य नरेंद्र देव, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी चंद्र भानु गुप्ता और डी मोतीलाल नेहरू। तो बताइए फटाफट कौन है जिनकी अध्यक्षता में इन काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए समिति का गठन किया गया था? जी हां, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत। जीवी पंत भी इनको शॉर्ट में कहते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है तो कंफ्यूज मत होना, जी बी पंत। ठीक है, जीवी पंत के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने जो ये वकील थे, गोविंद वल्लभ पंत वकील थे, तो इन्होंने ऐसा किया लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हुआ। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में गोविंद वल्लभ पंत ही आए थे। ये स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये भी एक फैक्ट यहां पर याद आ गया तो हमने बता दिया आपको। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? सरकारी वकील था। पिछला प्रश्न और ये प्रश्न अलग अलग है। वहां पर कमेटी और कमेटी के अध्यक्ष पूछा गया था। यहां पर इस मुकदमे में कौन सरकारी वकील था? सरकारी वकील कौन होता है? सरकार कौन थी? ब्रिटिश। तो वकील भी ब्रिटिश सरकार का ही होगा ना। तो इस तरह से इसको समझिएगा। सरकारी वकील के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? ए मोहनलाल सक्सेना, बी जगत नारायण मुल्ला, सी कृष्ण बहादुर और डी प्रभात चंद्र। इसका आंसर होगा बी जगत नारायण मुल्ला। मुल्ला इनकी सरनेम था, उपाधि थी। तो ये जो उपनाम था मुल्ला इनका, जगत नारायण का, इनको नियुक्त किया गया था। और ये जो है सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किए गए थे क्योंकि ये पेशे से वकील थे, तो इनकी नियुक्ति की गई थी ताकि एक विधिक कार्यवाही के तहत ये केस आगे बढ़ाया जा सके और जो इसमें शामिल जो क्रांतिकारी थे उनकी तरफ से ये अपना पक्ष रखते थे कोर्ट में। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो आगे चलते हैं। देखिए, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के लिए जो बच्चे आगे आने वाली परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं, दिसंबर में होने वाले नेट जेआरएफ की एग्जाम देना चाहते हैं या आने वाली जो वैकेंसीज हैं नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उनके लिए एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के साथ, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के साथ,
उनके लिए ये रेगुलर बैचेस चलाए जा रहे हैं। तो जिनको उनकी नीड्स है, ये बैच फाउंडेशन बैच है, बहुत ही डिटेल्स में उन बच्चों के लिए जिनका बेस अभी तैयार नहीं है, उनको पूरी तरह से उनका बेस तैयार करके अप टू उनके एग्जाम तक के लिए अलग एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको इसमें तैयार किया जाता है। पूरा एक पैकेज है ये, जिनमें पूरा प्राइमरी लेवल से लेकर के अप टू लेवल इसमें जो है आपका नेट जीआरएफ तक ले जाया जाता है आपको। और इनमें वीडियो ऑडियो लेक्चर के माध्यम से, ई नोट्स के माध्यम से, क्लास पीडीएफ्स के माध्यम से, टेस्ट और क्विज के माध्यम से आपको आपके एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है। तो जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी चाहिए वो अलग से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा इंक्वायरी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर पर जा सकते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था। देखो काकोरी से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था इनमें से। और अगर आपने पीछे के क्वेश्चन की व्याख्या देखी होगी तो तुरंत इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एक नाम है जिसका बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ है पीछे काकोरी षड्यंत्र केस में, वही नाम इसका आंसर है। तो काकोरी षड्यंत्र केस से किसका संबंध नहीं था इन चारों में से? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी अशफाक उल्ला खां और डी सूर्य सेन। जी हाँ, इनमें जो नाम है जिनका संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं था, दैट इज सूर्य सेन, ठीक है। क्या है वो? सूर्य सेन। ये वो नाम है जिसका कोई संबंध नहीं था काकोरी षड्यंत्र केस से, क्योंकि सूर्य सेन का नाम चटगांव शस्त्रागार से जुड़ा हुआ था, चटगांव षड्यंत्र से जुड़ा हुआ था। चटगांव में क्या हुआ था भाई? चटगांव बंगाल में, चटगांव शस्त्रागार में लूट हुई थी। चटगांव में क्या था? शस्त्रागार। ये एक शस्त्रागार था जहां पर शस्त्र रखे हुए थे, हथियार रखे हुए थे अंग्रेजों के, पुलिस के, ब्रिटिश के। तो उसको इन्होंने लूटा। इस केस में ये गिरफ्तार किए गए थे चटगांव शस्त्रागार, ठीक है। तो चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र के तहत सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब किया गया था? 16 फरवरी 1933 को। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार किया गया चटगांव केस के तहत। और 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य सेन को फांसी दी गई थी 1934 में। किस केस के तहत? चटगांव शस्त्रागार लूट के तहत इनको फांसी दी गई थी। इनका काकोरी षड्यंत्र केस से कोई संबंध नहीं था। बाकी तीनों के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा से बच गया था? तो ये वही नाम है जो इस केस से बच गया था, पीछे चर्चा हुई थी, जिन्होंने आगे जाकर के फिर एक नया संगठन बनाया, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस किसने अंजाम दिया था? पीछे हमने बताया है HRA के सदस्यों ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनमें से एक सदस्य ऐसा था जो HRA से संबंधित था, लेकिन वो काकोरी षड्यंत्र से बच गया और बाद में उसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई। और HSRA की स्थापना, क्योंकि इस काकोरी केस के साथ ही इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था, और इस HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी। ये चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इन दोनों की स्थापना से संबंधित एक नाम है इनमें, वही नाम इसका आंसर है। तो जो काकोरी षड्यंत्र केस से बचा, तभी तो जाकर के वो HSRA की स्थापना कर सके। आंसर अब तक तो समझ ही गए होंगे, इतना सारा क्लू हमने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीनों काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे और इनको फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खां के बारे में मैंने बताया ही था, ये पहले ऐसे रजिस्टर्ड मुस्लिम हैं जिनको सरकारी तौर पर फांसी दी गई थी। इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद, और ये आजाद थे, आजाद ही रहे, ये इस फांसी की सजा से बच गए थे। और चंद्रशेखर आजाद को इस घटना से तो बचाया जा सका, लेकिन बाद में
वर्तमान प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसे आप कंपनी गार्डन भी कहते हैं, इसका एक नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क भी है। यहीं पर पुलिस से मुठभेड़ के दौरान इन्होंने स्वयं अपने को शूट कर लिया। ये पुलिस की गोली से नहीं मारे गए, तो अपने नाम के अनुसार ही ये मृत्यु पर्यंत आजाद ही रहे, कभी गिरफ्तार नहीं हुए चंद्रशेखर आजाद। ठीक है ना? तो चंद्रशेखर आजाद इसका आंसर है। ये इस केस में शामिल तो थे लेकिन फांसी की सजा से बच गए। इन तीनों को फांसी की सजा हुई, और इन तीनों के अलावा एक और नाम इसमें मैंने बताया था, रोशन सिंह। इन 4 को फांसी हुई थी इस केस में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आंसर आपको बताइए है। ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? अब यहां पर पहले समझो कि ये लाहौर षड्यंत्र था क्या। हाँ जी, लाहौर षड्यंत्र केस को जानने के लिए आपको याद करना होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ठीक है? मुझे कमेंट करके बताना कि साइमन कमीशन कब आया भारत में। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर जब पुलिस ने लाठियां बरसाई, तो लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और जिस अंग्रेज अधिकारी ने इस लाठी चलाने का आदेश दिया था, जिन लाठियों से घायल होकर के ये जो है घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, उस अंग्रेज का नाम क्या था? उस अंग्रेज का नाम यहां पर था जिसने यह आदेश दिया था, सैंडर्स। क्या नाम था? सैंडर्स। ठीक है, तो इस सैंडर्स से बहुत नाराज थे। इस सैंडर्स को लाहौर में मार दिया गया, और इसी के तहत जो लोग इसमें शामिल थे उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। सैंडर्स की हत्या करने वाले क्रांतिकारियों पर कौन सा केस चलाया गया? लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र केस और इसके साथ अन्य कई केस को मिलाकर के इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इनमें कौन से वो क्रांतिकारी हैं, कौन से वो बहादुर हमारे वीर हैं जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवाई? क्योंकि इनका बड़ा योगदान है। ये वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने भारत की आजादी में बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाया। इनका रोल छोटा था लेकिन बेहद महत्वपूर्ण था। और आप समझ ही गए होंगे किसकी बात हो रही है। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जिनको फांसी हुई थी, इनमें कूट के आधार पर आपको आंसर चुनना है। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है सुखदेव और चौथा है राजगुरु। राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल को छोड़ करके बाकी तीनों नाम ऐसे हैं जिनको लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई थी। क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को पीछे आप पढ़ चुके हैं, इन्हें काकोरी षड्यंत्र में फांसी दी गई थी, ना कि लाहौर षड्यंत्र में। बाकी तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी किसके आरोप में? लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में दी गई थी। बात समझ में आ गई होगी अब तक तो, ठीक है ना? और आगे भगत सिंह के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चटगांव शस्त्रागार केस से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार केस से संबंधित कौन है? इसका भी आंसर मिल गया होगा। देखो व्याख्या से कितना फर्क पड़ता है ना, पीछे की व्याख्या से आगे के आंसर। अब ये सरल लग रहे हैं, अगर हम पीछे व्याख्या नहीं करते तो ये मुश्किल हो जाते। ए रास बिहारी बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी बटुकेश्वर। अच्छा, इसमें ये जल्दबाजी ना करना, जैसे चटगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित है, हो सकता है अगली बार प्रश्न आ जाए कौन संबंधित नहीं है, तो भाई यहां जरूर देख लेना, इसके बाद सीधे यहां देखा करो, फिर यहां ऑप्शन पर आया करो। ठीक है, तो कौन संबंधित है बताना है। ठीक है, ए रास बिहारी बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी बटुकेश्वर दत्त और डी सूर्यसेन। जी हाँ, आंसर मिल गया सूर्यसेन। पीछे आपने देखा था सूर्यसेन जो है, इनका संबंध चटगांव शस्त्रागार से है। और चटगांव शस्त्रागार जो है, ये घटना जो है किससे संबंधित है? ये हथियारों को लूटने से संबंधित घटना है। चटगांव में पुलिस और पुलिस का जो एक शस्त्रागार था उस पर हमला कर दिया था इन क्रांतिकारियों ने, और यहां से हथियार लूट लिए थे। ठीक है, तो सूर्यसेन।
अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार या चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना किसने बनाई थी? ठीक है, तो यहाँ भी आंसर बहुत आसानी से मिल गया, सूरसेन ने ही इसकी योजना बनाई थी और सूरसेन ही इसके प्रमुख नेता के तौर पर जाने गए थे जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया था। सूरसेन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, महत्वपूर्ण नाम है ये। तो सूरसेन जो है बंगाल में, जब देखो असहयोग आंदोलन शुरू किया था ना जब गांधी जी ने, तो असहयोग आंदोलन यानी कि 1922 के असहयोग आंदोलन में बंगाल में इस आंदोलन को बढ़ाने में सूरसेन का बड़ा ही योगदान था। बंगाल में, ये बंगाल के नेता थे, बंगाल में इनका जन समुदाय काफी सम्मान करता था, तो बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों में इनका रोल था। शुरुआत कहां से हुई थी? असहयोग आंदोलन, बंगाल में असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने में सूरसेन का प्रमुख हाथ सहयोग था, ये वहां के नेता थे। और सूरसेन ने एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन स्थापित किया जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA, इसको नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। IRA की स्थापना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? सूरसेन ने की थी। और सूरसेन ने इसी आर्मी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब आर्मी तो बना ली, इस आर्मी के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो शस्त्र कहां से आएंगे? इसी शस्त्रों की पूर्ति के लिए इन्होंने बंगाल में चटगांव शस्त्रागार, जो कि ब्रिटिश पुलिस का था, उस चटगांव शस्त्रागार को लूटने की योजना बनाई और यहां से इन्होंने हथियार लूटे। ठीक है, ये चीज इन्होंने की और ये बहुत इनका एक तरह से क्रांतिकारी कदम था। हालांकि बाद में इनको फांसी हुई, पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने, अच्छा ये जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो दूसरा चरण आप देख रहे हैं ना, इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। युवा महिलाएं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाली जो स्टूडेंट्स थी, इन्होंने बढ़ चढ़ करके इन क्रांतिकारी गतिविधियों में योगदान दिया। ऐसी ही एक युवा क्रांतिकारी महिला ने दीक्षांत समारोह में जब अपनी डिग्री प्राप्त कर रही थी, उसी समय अंग्रेज गवर्नर, बंगाल के अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला करके उसकी हत्या कर दी। और उस समय जब स्टेज पर, सोचो आप ये कितनी बड़ी घटना है कि स्टेज पर जब ये महिला अपनी डिग्री लेने के लिए, तो जिनके हाथों से डिग्री ले रही हैं उन्हीं को मारना है, उन्हीं का मर्डर करना है सरेआम स्टेज पर सबके सामने। और मालूम है कि इसके बाद फिर क्या होना है। उसके बावजूद उन्होंने ये कदम उठाया और उनका नाम आपको बताना है। वो एक हाथ में किताब लेकर के गई थी, उसी किताब में छुपा करके उन्होंने एक छोटी सी पिस्टल रखी हुई थी। और जैसे ही अंग्रेज गवर्नर ने इनको डिग्री दी, इन्होंने तुरंत वहीं पर उसको गोली चला दी। इस गवर्नर का नाम था स्टैनली जैक्सन। हो सकता है ये भी आगे पूछा जाए, स्टैनली जैक्सन। ठीक है, अंग्रेज गवर्नर जिसको इन्होंने मारा, नाम था स्टैनली जैक्सन। और इस स्टैनली जैक्सन को इन्होंने यही स्टेज पर जो है गोली मार दी थी। और ये स्वयं 21 वर्ष की थी जब ये घटना हुई। इन बहादुर महिला का नाम, क्रांतिकारी महिला का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए शांति घोष, ऑप्शन बी सुनीति चौधरी, ऑप्शन सी बीना दास, ऑप्शन डी कल्पना दत्त। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बीना दास। ठीक है, बीना दास ने ये कहा, इन्हें बंगाल की सबसे साहसी महिला कहा जाता है। और इन बीना दास का अंतिम जीवन बड़ा ही दुख में बीता। बाद में इन्होंने उत्तराखंड के ऋषिकेश में गुमनाम जिंदगी जीते हुए अपने प्राण गंवा दिए। इनके बारे में विस्तार से इनकी बायोग्राफी आपको हम बताएंगे किसी दिन, आज थोड़ा सा ही यहाँ पर। तो बीना दास ने यहाँ पर ये बहादुरी के साथ और सजा के तौर पर इनको पकड़ा गया। 9 वर्ष की इनको जेल हुई और सश्रम कारावास हुआ। बहुत ही कठोर यातनाओं और श्रम के साथ इन्हें 9 वर्ष की सजा दी गई थी। ये जो बीना दास थी ना, ये किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी हुई थी? जी हाँ, इस क्रांतिकारी संगठन का नाम था युगांतर पार्टी। ठीक है, युगांतर पार्टी इस क्रांतिकारी क्रांतिकारी संगठन का नाम था जिससे ये जुड़ी हुई थी, युगांतर। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, युगांतर से ये जुड़ी हुई थी और इन्होंने ये घटना संपन्न की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जेल में भूख हड़ताल के समय जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई उनका नाम क्या था? ठीक है, ये प्रश्न आपको बताना है कि ऐसा, देखो ये जो घटनाएं आप देख रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये घटनाएं हुई हैं
जब असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था, उसके बाद जन आंदोलन चरम पर था। वैश्विक स्तर पर इस समय क्या हो रहा था, जिन्होंने इन क्रांतिकारी आंदोलन को एक तरह से और ज्यादा बूस्ट कर दिया, तो वो थी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की वे तमाम घटनाएं जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया था। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1919 में। और दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में। बीच में ये जो 20 वर्ष का अंतराल था ना, प्रथम और द्वितीय विश्व, इन 20 वर्षों में बहुत कुछ हुआ। क्या क्या हुआ इनमें? सबसे बड़ी चीज ये हुई कि प्रथम विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ था, उनके परिणाम मिलने शुरू हो गए, और सबसे गंभीर आर्थिक परिणाम थे 1929 की मंदी। तो इस 1929 की मंदी का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा, और भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो भारत पर भी पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी, ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से ये सब हो रहा था, ठीक है। और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीतियों का भी एक तरह से हमने जो इनका एक एग्जाम्पल था प्रथम विश्व युद्ध में, वो देख लिया था। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से सहायता तो प्राप्त कर ली, लेकिन बदले में जो सुविधाएं और सहूलियत देने का वादा किया था वो भी नहीं किया। तभी तो गांधी जी का मोह भंग हो गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था। तो इन वैश्विक घटनाओं का भी योगदान था कि यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि अंग्रेज सरकार पर से जो भरोसा था वो समाप्त हो गया था लगभग। अब ये जो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाला जा रहा था, तो उनमें से एक स्वतंत्रता संग्रामी, एक स्वतंत्रता सेनानी ऐसा था जिसने जेल के अंदर ही क्या किया? भूख हड़ताल की, और 64 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद 63 दिन तो वो सरवाइव कर पाए, 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन किसी भी कीमत पर उन्होंने अन्न जल ग्रहण करने से मना कर दिया। उन्हीं सेनानी का नाम आपको बताना है जिन्होंने ये हड़ताल की। और इस हड़ताल के पीछे का उद्देश्य क्या था? इन्होंने ये कहा कि जेल के अंदर यूरोपीय कैदियों और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव किया जाता है, इसीलिए इन्होंने कैदियों के अधिकारों के समर्थन में ये भूख हड़ताल की थी। तो उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी जतिन दास, ऑप्शन सी डी एस सी बोस। राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी जतिन दास, ठीक है। जतिन दास ने ये हड़ताल जो है लाहौर जेल में की थी, लाहौर कारागार में की थी, लाहौर कारागार में, ये लाहौर जेल या कारागार में ये इन्होंने हड़ताल की थी। और ये हड़ताल जो है 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई और लगातार 63 दिन चली, 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई, और लेकिन इन्होंने अपनी हड़ताल नहीं तोड़ी थी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? पीछे के क्वेश्चन में इसकी व्याख्या हुई है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? समय यहां दिया ही हुआ है 1928 में। देखो ये जो HSRA है ना, इसकी स्थापना तब हुई जब HRA विघटित हो गया। HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1924 में कानपुर में बना था, चंद्रशेखर आजाद का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इस HRA के सदस्यों ने जब काकोरी षड्यंत्र केस कर दिया, ये पकड़े गए, सजा हो गई, तो ये संगठन विघटित हो गया। उसके बाद जब चंद्रशेखर आजाद यहां से बच निकले, तो उन्होंने 1928 में HSRA की स्थापना की, और इसमें एक नया शब्द जुड़ गया, ये जो है एस यानी कि सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब ही है समाजवादी। इस HSRA का उद्देश्य था भारत में समाजवादी समाज या समाजवादी सरकार की स्थापना करना। समाजवादी का मतलब ही होता है जो समाज के हित में कार्य करे। तो HSRA की स्थापना कब हुई? 1928 में। किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने। अब आपको बताना है कहां हुई थी। आंसर आपको पता ही है, पीछे व्याख्या में बताया मैंने। ए कानपुर, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी लाहौर। राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में HSRA की स्थापना हुई। उद्देश्य भी मैंने यहाँ आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किस लिए बनाई गई? देखो उद्देश्य से प्रश्न आया, क्यों बनाया गया? HSRA का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ऑप्शन ए हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए, बी भारत में सशस्त्र विप्लव, विप्लव मतलब विद्रोह को संगठित करने के लिए, ऑप्शन सी भारतीय लोगों में निर्वाचन में भाग लेने के लिए, प्रेरणा जगाने के लिए, और ऑप्शन डी भारतीय नौजवानों को
समाजवाद की राह पर प्रोत्साहित करने के लिए इसका गठन हुआ था। अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको बहुत सावधानी रखनी है। सावधानी इसलिए करनी है, क्यों सावधानी करनी है, देखो, हाँ ये देखो HRA, अभी हम इसको HSRA समझ बैठे थे, तब आंसर कुछ और हो जाता। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये ऐसे शॉर्ट में जरूर लिख लिया करो, HRA के बारे में है और इसी से के बाद बना है HSRA। अब देख, जैसे आपने अगर इसको गलती से HSRA पढ़ लिया तो इन्हीं 4 ऑप्शन के साथ इसका आंसर कुछ और हो जाएगा, और अगर HRA है तो आंसर कुछ और होगा। तो HR हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि HRA का उद्देश्य था ऑप्शन बी, भारत में सशस्त्र विप्लव संगठित करने के लिए, यानी कि विद्रोह, तभी तो काकोरी षड्यंत्र किया था ना, यानी कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। और HRA का गठन कब हुआ था? 1924 में, ठीक है। कहां हुआ था? कानपुर में, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? HRA का उद्देश्य था कि भारत की क्रांतिकारी खासतौर से उत्तर भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उनको संगठित किया जाए, एक संगठन के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह या ये विप्लव किए जाएं अंग्रेजों के विरुद्ध। तो अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाली क्रांतिकारी विद्रोहों को संगठित करने के लिए HRA का गठन किया गया। लेकिन HSRA का गठन किया गया था भारत में समाजवाद की राह दिखाने के लिए, तब इसका आंसर ये हो जाता डी। देखो कितना फर्क आ जाता दोनों में, इसलिए जल्दबाजी में बिल्कुल गड़बड़ ना करें। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ह्यूमन एरर की वजह से गलत होते हैं और बाद में हम बहुत पछताते हैं। तो अच्छे अच्छों से ये गलतियां हो जाती हैं, आप इसे नहीं, इसलिए इनको बार बार पढ़िए। इसलिए हम कहते हैं क्वेश्चन पर बहुत फोकस करिए। तो आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन बी। चलो